पाब्लो पिकासो एक ऐसा नाम जो नवाचार, रचनात्मकता और कला की सीमाओं को फिर से परिभाषित करने का प्रतीक है। 25 अक्टूबर 1891 को स्पेन के मालागा में जन्मे पिकासो की अद्भुत प्रतिभा बचपन से ही स्पष्ट हो गई थी। उनकी दृष्टि, जो दुनिया को कई दृष्टिकोणों से देखती थी, ने दर्शकों को मोहित कर लिया। एक छोटे से स्पेनिश लड़के ने कैसे एक वैश्विक प्रतीक का रूप लिया, जिसकी कला पीढ़ियों तक कलाकारों को प्रेरित करती है। यह यात्रा कल्पना, दृढ़ता और परंपराओं को चुनौती देने की अपार इच्छा की गाथा है। पिकासो का जन्म एक ऐसे माहौल में हुआ जो कलात्मक संभावनाओं से भरा था। उनके पिता जोस रुइस ब्लास्को एक चित्रकार और कला के प्रोफेसर थे। पिकासो को बचपन से ही कला का परिचय मिला, जिसने उनके भविष्य की नींव रखी। केवल 7 साल की उम्र में उन्होंने ऐसी सटीकता और भावना से चित्र बनाना शुरू किया जो उनकी उम्र से परे थी। उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए उनका परिवार बार्सिलोना चला गया, जहां उन्होंने प्रतिष्ठित स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स में दाखिला लिया। हालांकि पारंपरिक तरीकों से वे जल्द ही ऊब गए और स्वतंत्र अभिव्यक्ति की तलाश में जुट गए, जो अकादमिक संरचनाएं उन्हें नहीं दे सकती थीं। 1901 से 1904 के बीच पिकासो ने अपने पहले परिवर्तनकारी चरण, जिसे ब्लू पीरियड कहा जाता है, का अनुभव किया। यह काल उदासी भरे रंगों और भावनात्मक रूप से गहरे विषयों से चिह्नित था। उनके करीबी मित्र कार्लोस कासागेमस की मृत्यु सहित व्यक्तिगत कठिनाइयों ने इस दौर को गहराई से प्रभावित किया। द ओल्ड गिटारिस्ट एंड लावी जैसे चित्रों में गरीबी, पीड़ा और अस्तित्व पर गहन चिंतन दिखाई देता है। ब्लू पीरियड पिकासो की मानवता के प्रति गहरी सहानुभूति को दर्शाता है और यह संकेत देता है कि वे अपनी व्यक्तिगत पीड़ा को सार्वभौमिक कलात्मक अभिव्यक्तियों में बदलने में सक्षम थे। ब्लू पीरियड की उदासी के बाद पिकासो की रंगत गर्म स्वर लेने लगी, जिसे रोज पीरियड 1904 से 1906 के रूप में जाना जाता है। पेरिस के मोंटमार्ट्रे में बसने के बाद वे कवियों, लेखकों और अन्य कलाकारों से घिरे बोहेमियन जीवन शैली में डूब गए। इस अवधि में प्रेम, आनंद और सर्कस के विषय प्रमुख रहे और फैमिली ऑफ सॉल्टिम्बैंक्स जैसे चित्रों में कलाकारों के प्रति उनका आकर्षण झलकता है। रोज पीरियड ने पिकासो के विकास को एक ऐसे कथावाचक के रूप में स्थापित किया जो उदासी के पर्यवेक्षक से हास्य और रोमांस का वर्णन करता बन गया। 1907 में पिकासो ने जॉर्ज ब्राक के साथ मिलकर क्यूबिज्म की नींव रखी, जिसने कला की दुनिया में क्रांति ला दी। इस आंदोलन ने वस्तुओं को ज्यामितीय आकृतियों में विभाजित किया और पारंपरिक दृष्टिकोणों को चुनौती दी। अफ्रीकी कला और इबेरियन मूर्ति कला से प्रेरित होकर लेस डेमोइसेल्स डी एविग्नन जैसे कार्यों ने आलोचकों और दर्शकों को स्तब्ध कर दिया। खंडित रूपों और समतल स्थानों के साथ पिकासो ने कला को केवल वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करने की धारणा से बाहर निकाला और दर्शकों को एक साथ कई दृष्टिकोणों से दुनिया देखने के लिए प्रेरित किया। क्यूबिज्म के क्षेत्र में पिकासो की खोज विश्लेषणात्मक और सिंथेटिक क्यूबिज्म सहित कई शैलियों में विकसित हुई। विश्लेषणात्मक क्यूबिज्म ने वस्तुओं को मोनोक्रोमैटिक समतलों में विभाजित किया, जबकि सिंथेटिक क्यूबिज्म ने कोलाज तकनीकों को अपनाया, जिसमें अखबार की कतरनों जैसी वास्तविक वस्तुओं को उनकी कला में शामिल किया गया। इस युग ने पिकासो की प्रतिष्ठा को एक आधुनिकतावादी नवाचारक के रूप में मजबूत किया। उनकी असीम जिज्ञासा ने उन्हें सामग्री, तकनीकों और माध्यमों के साथ प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया, जिससे उनकी कला हमेशा गतिशील और अप्रत्याशित रही। पिकासो की सबसे प्रतिष्ठित कृतियों में से एक गुएर्निका 1937 एक शक्तिशाली युद्ध विरोधी बयान है। स्पेनिश गृह युद्ध के दौरान बास्क शहर गुएर्निका की बमबारी की प्रतिक्रिया में बनाई गई यह भित्तिचित्र अपनी काली सफेद रंगत और अराजक संरचना के माध्यम से हिंसा और मानव पीड़ा की भयावहता को व्यक्त करती है। इसे पेरिस अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया, जहां इसने अपने ऐतिहासिक संदर्भ को पार कर दमन के खिलाफ प्रतिरोध का एक सार्वभौमिक प्रतीक बना दिया। यह कृति दिखाती है कि पिकासो राजनीतिक टिप्पणी को गहन कलात्मक नवाचार के साथ कैसे जोड़ सकते थे। पिकासो की प्रतिभा केवल चित्रकला तक सीमित नहीं थी। वे मूर्तिकला, सिरेमिक, प्रिंट मेकिंग और यहां तक कि कविता में भी माहिर थे। शी गोट जैसी कृतियां और उनकी क्रांतिकारी सिरेमिक कला ये साबित करती हैं कि वे रोजमर्रा की वस्तुओं को असाधारण रूपों में बदलने में सक्षम थे।
पिकासो का बहुआयामी दृष्टिकोण इस विश्वास को दर्शाता है कि कला की कोई सीमा नहीं होती, जिसने उन्हें हर माध्यम में अपनी छाप छोड़ने की अनुमति दी। पिकासो का निजी जीवन उनकी कला जितना ही जटिल था। ओल्गा खोखलोवा, फ्रांसवा गिलो और जैकलीन रोके सहित महिलाओं के साथ उनके गहन संबंध उनकी कृतियों का विषय बने। हालांकि ये रिश्ते अक्सर उथल पुथल भरे होते थे, जो एक ऐसे व्यक्ति को प्रकट करते थे जो जुनून और आत्मविनाश के बीच फंसा हुआ था। उनकी खामियों के बावजूद पिकासो का करिश्मा और रहस्यमय व्यक्तित्व उन्हें 20वीं सदी की सबसे आकर्षक हस्तियों में से एक बनाता है। अपने बाद के वर्षों में पिकासो ने कला के वृद्ध राजदूत की भूमिका निभाई। अपने 80 के दशक में भी बड़ी मात्रा में कार्यों का निर्माण किया। उनकी अंतिम शैली, जो जीवंत रंगों और सरल रूपों की विशेषता थी, उनके युवावस्था की जिज्ञासा की वापसी को दर्शाती है। द मटाडोर और मूस्केटियर जैसे कार्यों ने एक ऐसे व्यक्ति को दिखाया जो मृत्यु के सामने भी अपनी जीवंतता को गले लगाने से नहीं कतराता था। पिकासो की स्थायी रचनात्मकता यह दर्शाती है कि उनके लिए कला एक जीवन भर की यात्रा थी, कोई गंतव्य नहीं। 8 अप्रैल 1973 को पाब्लो पिकासो की मृत्यु ने एक युग का अंत कर दिया, लेकिन उनकी विरासत आज भी उतनी ही जीवंत है। 20,000 से अधिक कृतियों के साथ उन्होंने आधुनिक कला को नया रूप दिया और अनगिनत कलाकारों को परंपरा से मुक्त होने के लिए प्रेरित किया। विश्व भर के संग्रहालय, गैलरी और प्रदर्शनियां उनकी प्रतिभा का जश्न मनाती रहती हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि उनकी प्रेरणा आने वाली पीढ़ियों तक बनी रहे। पाब्लो पिकासो का जीवन और काम मानवीय रचनात्मकता की असीम संभावनाओं का प्रमाण है। ब्लू पीरियड की गहराई से लेकर क्यूबिज्म की क्रांतिकारी ऊंचाइयों तक उनकी यात्रा लगातार नवाचार और निर्भीक अन्वेषण की थी। पिकासो की कला हमें दुनिया को अलग नजरिए से देखने की चुनौती देती है और यह याद दिलाती है कि सुंदरता अनुकरण में नहीं बल्कि नवाचार में निहित है। हर ब्रश स्ट्रोक, मूर्ति और रेखा में पिकासो अमर रहते हैं, कला की परिवर्तनकारी शक्ति का एक शाश्वत प्रतीक।